जी अस्सलाम वालेकुम बच्चों, दिस इज अली हमजा। आज मैं आप लोगों से डिस्कस करने जा रहा हूँ मोज़रेला क्या होता है। आज मेरा आप लोगों से वादा है, अगर आप लोगों ने इस टॉपिक को सुन लिया तो आपको कभी भी जिंदगी के अंदर मोज़रेला नहीं भूलेगा। इतना आसान कर दूंगा कि आप लोगों को मोज़रेला आपकी फिंगर टिप पे हो जाएगा। आपको मजा आएगा मोज़रेला के अंदर क्या होता है, और आपको सारी बातें बुनियादी बुनियादी समझ आ जाएगी क्या होता है मोज़रेला। ये बातें करने से पहले पहले ना आप लोगों को एक बात पता होनी चाहिए कि 1869 को मेंडलीव ने अपना पीरियोडिक टेबल लॉन्च किया था, जिसके अंदर उसने बताया था कि एटम्स को तरतीब करके ना उसने उसकी प्रॉपर्टीज के को एक्सप्लेन करने के लिए एलिमेंट्स को तरतीब दी थी उनको। और ये मेंडलीव ने 1869 को काम कर दिया था, लेकिन उसने अपने पीरियोडिक टेबल के अंदर ना कुछ गैप्स छोड़े थे। और इसके अलावा ना उसके पीरियोडिक टेबल में कुछ ऐसी बातें भी थी, लाइक निकल और जो कोबाल्ट था उनकी जगह जो है ना निकल पहले लिखा हुआ था, कोबाल्ट बाद में, लेकिन हकीकत में वो अपोजिट था। मतलब पहले कोबाल्ट आना चाहिए, बाद में निकल आना चाहिए। सो इसके अलावा कई और भी ऐसी चीजें थी, कई और ऐसे भी एलिमेंट्स थे जो आपस में मतलब पहले आना चाहिए था लेकिन बाद में लिखे हुए थे, क्योंकि आपका जो पीरियोडिक टेबल था उस जमाने के अंदर वो बेस करता था एटॉमिक मास की बुनियाद पे। एटॉमिक मास की बुनियाद पे एलिमेंट्स को अरेंज किया हुआ था। जब मोज़रेला आया था उसके बाद सारी कहानी ही बदल गई, सब कुछ बदल गया। और मोज़रेला ने क्या किया, मोज़रेला ने सबसे पहले एटॉमिक नंबर डिस्कवर करवाया। एटॉमिक नंबर, उसने बताया कि एटॉमिक नंबर का एटम की प्रॉपर्टीज के साथ ताल्लुक क्या है, कि क्यों इतना जरूरी है, एटॉमिक नंबर इतना क्यों जरूरी है, हम एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। सारी बातें मोज़रेला ने की थी। कैसे की है उसका पहले बैकग्राउंड नॉलेज जानते हैं कि मोज़रेला को कैसे सोच आई कि ये लॉ ऐसे प्रोड्यूस होना है। सारी बातें स्टार्ट करते हैं। मोज़रेला लॉ वाज डिस्कवर्ड इन 1930, 1913 में के अंदर मोज़रेला ने अपना लॉ पेश किया। बैकग्राउंड नॉलेज क्या था, आप जानते हैं कि 1897 को जे थॉमसन ने जब इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर करवाया, और 1866 को जब प्रोटॉन की डिस्कवरी हो गई थी, गोल्डस्टीन ने डिस्कवर करवाया था। हम ये भी जानते हैं 1850 के बाद इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के ऊपर काम चल रहा था, और कई साइंटिस्ट ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के ऊपर काम किया था, जिसमें गोल्डस्टीन भी था, जिसमें जे थॉमसन भी था, जिसमें विलियम क्रुक्स भी था, जिसमें प्लकर भी था, और कई साइंटिस्ट। अच्छा, लेकिन हमने ये भी बात कही थी कि जे थॉमसन को हमने एंड पे क्रेडिट दे दिया था। क्यों दिया था, क्योंकि जे थॉमसन ने ना सिर्फ कैथोड रेज की डिस्कवरी करवाई, बट आल्सो उसने कई ऐसी प्रॉपर्टीज भी इंट्रोड्यूस करवा के बताया था, और उसने प्रूव दिया था कि वाकई दीज आर द कैथोड रेज और दे कैरी नेगेटिव चार्ज, और उसके बारे में कई बातें बताई थी, जिसके ऊपर मेरा पिछला लेक्चर था। अच्छा, तब उस जमाने के अंदर जब कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज डिस्कवर हो रही थी, जब इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हो चुका था और उसकी कई प्रॉपर्टीज के ऊपर काम चल रहा था, तब विल्हम रोटजन ने भी कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज को डिस्कवर करने के लिए कई काम किए। उसने क्या किया, एक डिस्चार्ज ट्यूब ली, डिस्चार्ज ट्यूब, और ये बात पता कब की है, 1895 की। और आप जानते हैं कि 1897 को जे थॉमसन ने क्रेडिट लिया था और उसने कैथोड रेज की डिस्कवरी करवा दी थी, और उसके साथ कई प्रॉपर्टीज भी बताई थी। लेकिन मैं वही बता रहा हूं, उससे पहले ही इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हो चुका, सॉरी कैथोड रेज डिस्कवर हो चुकी थी, लेकिन कैथोड रेज की कई प्रॉपर्टीज से हम अनजान थे, हम नहीं जानते थे, और लोगों को पता भी नहीं था। सो इसने सब कुछ काम किया था जे थॉमसन ने। लेकिन 1895 को विल्हम रोटजन ने भी कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज को डिस्कवर करने के लिए कुछ काम किया। उसने क्या किया, उसने एक डिस्चार्ज ट्यूब ली। इस डिस्चार्ज ट्यूब में एक कैथोड है, एक एनोड है। उसने एनोड की एक्सटेंशन लगा के उसके साथ कोई हैवी मेटल लगा दिया। मैं आपको सारी बातें सिखाऊंगा कि यहाँ पे हैवी मेटल का काम क्या है, हम लाइट मेटल क्यों नहीं यूज कर सकते। हैवी मेटल का मतलब ऐसा मेटल यूज करना है जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा हो, या जिसके अंदर प्रोटॉन की तादाद ज्यादा हो, जिसके प्रोटॉन। और लाइटर मेटल का मतलब है ऐसा मेटल जिसके अंदर प्रोटॉन की तादाद कम हो। तो उसने यहाँ पे हैवी मेटल यूज कर लिया। यहाँ पे कैथोड है, ये एनोड है, एनोड के साथ इसको जोड़ दिया। अब हम सारे जानते हैं कि यहाँ से कैथोड रेज यहाँ से निकलती हैं, और लेट्स सपोज यहाँ से कैथोड रेज निकलेंगी, वो जाके यहाँ पे टकराएंगी, यहाँ से कैथोड रेज निकलेंगी, यहाँ पे जाके टकराएंगी, सिमिलरली कैथोड रेज निकलेंगी, यहाँ पे टकराएंगी, एंड सो ऑन, कैथोड रेज निकलेंगी यहाँ पे। जब ये कैथोड रेज टकराती हैं तो यहाँ से कुछ रेडिएशंस प्रोड्यूस होती हैं, यहाँ से कुछ रेडिएशंस प्रोड्यूस होती हैं, यहाँ से कुछ रेडिएशंस प्रोड्यूस होते हैं, और उन रेडिएशंस के बारे में ना विल्हम रोटजन नहीं जानता था, वो पता ही नहीं था कि क्या है। अब ये चूंकि नई बातें हैं, और ये काम कर रहा था कैथोड रेज की डिस्कवरी के ऊपर, जो सारे काम कर रहे थे, प्लकर काम कर रहा था, गोल्डस्टीन काम कर रहा था, विलियम क्रुक्स काम कर रहा था, जे थॉमसन काम कर रहा था, कई काम कर रहे, ये भी काम वहीं पे कर रहा था। अच्छा, उस दौरान ना ये रेडिएशंस प्रोड्यूस हुई। अब ये रेडिएशंस क्या है अच्छा, आप लोग पता है ना, अगर हम मैथ के अंदर कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और हमें किसी अननोन वैल्यू के बारे में जानना हो, तो हम उसको मान लेते हैं कि उसकी वैल्यू एक्स होती है या वाई होती है। तो मैथ के अंदर अननोन चीजों की वैल्यू को जानने के लिए हम उसको मानते हैं दीज आर एक्स और वाई। सो
इसके बारे में कोई नहीं जानता था, ये खुद भी नहीं जानता था, इसलिए उसने उसको ना इसको मान लिया दीज आर द एक्स रेज। ये रेडिएशन तो है, लेकिन एक्स रेज का मतलब कोई नहीं जानता था कि क्या है। एक्स का मतलब जस्ट सिंपल एक्स, मतलब अननोन, ठीक है, एक्स रेज नाम दे दिया। अब ये एक्स रेज प्रोड्यूस हो गई, हम बाद में इसकी केमिस्ट्री समझाते, मैं आपको आज इसकी केमिस्ट्री समझाता हूं कि एक्स रेज का मतलब क्या है और ये प्रोड्यूस कैसे होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हैवी मेटल है, इस हैवी मेटल को मैंने जूम किया, इसके अंदर मैं एटम के लेवल पे गया, मैंने एक एटम को बाहर निकाल लिया, दिस इज अ हैवी मेटल। अब इस हैवी मेटल के अंदर ना एक एटम है, इस एटम के अंदर सेंटर में यहाँ पे प्रोटॉन पड़े हुए हैं और ये प्रोटॉन भी है और न्यूट्रॉन भी। अच्छा, अब करने का लगे, लेट्स सपोज ये कैथोड रेज गई, यहां पे जाकर टकराएंगी और फिर आपके पास एक्स रेज बनती हैं। कैसे? इस तरह बनेगी, लेट्स सपोज कि मेरे पास ना यहां से कैथोड रेज जाएंगी और जाके उन्होंने इस इलेक्ट्रॉन से टकराया, जब इस इलेक्ट्रॉन से टकराएंगी तो इसको नॉकआउट कर देंगी, ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा और वो रेडिएशन खुद यहां पे चले जाएंगी और यहां पे एक वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी, एक होल क्रिएट हो जाएगा। जब ये इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकल जाएगा तो यहां पे एक होल क्रिएट हो जाएगा। अच्छा, इस होल को फिल करने के लिए फिर बाद में हाई एनर्जी ऑर्बिट से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके यहां पे आता है और उसकी वैकेंसी को फिल कर लेता है। अब जब हाई एनर्जी ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी में आएगा तो फिर इसकी एनर्जी कम होती है, तो वो एनर्जी यहां से लॉस करता है। ये एनर्जी का फोटॉन है, एनर्जी पैकेट लॉस होता है। अब ये जो एनर्जी पैकेट लॉस होता है, ये एक एटम के बारे में बता रहा हूं, और इसकी वैकेंसी को फिल करने के लिए फिर बाद में यहां से इलेक्ट्रॉन जंप करके इधर आता है और फिर आपके पास ये एक्सरेज, ये रेडिएशंस पैदा होती है। ये जो फोटॉन्स निकल रहे हैं ना, दीज आर द रेडिएशंस, और इन्हीं के बारे में नहीं जानता था वो, तो इसके नाम हमने रख दिया दीज आर कॉल्ड द एक्सरेज। यही हमारे पास एक्सरेज होती है। अब एक्सरेज को मजीद जानते हैं, थोड़ी सी बातें और कर लेते हैं। अब मेरी साथ में आप लोगों ने बातें समझनी है, वो क्या है सुनते जाए। आपके पास ना इस शेल का नाम है के शेल, दिस इज एल शेल, दिस इज एम शेल, और इसके अलावा शेल और होता है, दिस इज एन शेल, एंड सो ऑन, ओ शेल, सो ऑन। मेरे पास कई शेल्स हैं। ओके, अब आपके पास सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के शेल से निकल गया। एल शेल से जब इलेक्ट्रॉन के शेल में जंप करेगा तो यहां से एक एनर्जी फोटॉन निकलेगा, एनर्जी पैकेट निकलेगा, उनको एक्सरे वाले खाने में रख दिया। चूंकि आपका इलेक्ट्रॉन आपका एल शेल से के शेल में गया है, तो फिर आपको ये जो फोटॉन है, जब इसको हमने स्पेक्ट्रम में से गुजारा तो हमें स्पेक्ट्रम में से गुजारने के बाद हमें इसका एक स्पेक्ट्रम मिलेगा। हमने प्रिज्म में से गुजारा तो हमें एक स्पेक्ट्रम मिलेगा। स्पेक्ट्रम में एक लाइन मिलती है, एक फोटॉन निकलेगा, एक लाइन में एक लाइन मिलेगी। ये लाइन क्या है? ये लाइन है हमारे पास, लेट्स सपोज अगर तो एल शेल में से इलेक्ट्रॉन के में जाके उसकी वैकेंसी को फिल करेगा तो फिर ये बनेगा के अल्फा। अगर तो एम शेल में से इलेक्ट्रॉन जंप करके वहां जाता तो ये बनता, चूंकि के में गया है तो वो बनता के बीटा। अच्छा, अगर तो इसके अलावा एम शेल में से जाता तो फिर इसको बोलते के गैमा। आप बात समझिए, के अल्फा, के बीटा, के गामा, यानी किसी भी हायर ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन जंप करके के शेल में आएगा तो फिर जो एनर्जी फोटॉन निकलेगा वो के सीरीज में जाएगा। इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं इन सबको मिला के बोलूं दिस इज कॉल्ड, ये के सीरीज है, ये के सीरीज है। अब के सीरीज में क्या आता है? के सीरीज में के अल्फा, के बीटा, के गामा, डिपेंड्स अपॉन द फ्रॉम विच एनर्जी ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन जंप टू द के शेल। ओके, अच्छा लेट्स सपोज मिसाल के तौर पे अगर यही कैथोड रेज जाती और ये आपके पास ना ये आपके पास के की बजाय एल शेल है, यही कैथोड रेज जाती तो वो आपके एल शेल में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालती, यहां वैकेंसी क्रिएट होती, फिर आपका एम शेल में से इलेक्ट्रॉन जंप करके एल में जाता। तो फिर चूंकि एल में गया है तो आपको वही, आप फोटॉन को जब प्रिज्म में से गुजारेंगे तो स्पेक्ट्रम मिलेगा, और जो स्पेक्ट्रम मिलेगा उसको एल अल्फा कहा जाता है। और अगर इलेक्ट्रॉन एन में से एल में से जाता, एन से जाता एल में, तो फिर वो बनता एल बीटा एंड सो ऑन बनता। तो इसको सीरीज को बोलेंगे हम एल सीरीज, दिस इज कॉल्ड एल सीरीज, के सीरीज, एल सीरीज एंड सो ऑन। और यही हमारे पास एक्सरेज होती है, यही एक्सरेज जो रेडिएशन निकल रही है ये एक्सरेज होती है, और इनके बारे में रोटचन नहीं जानता था। अब रोटचन ने क्या किया, उसने बार बार ये मेटल को बदला। जब ये बार बार मेटल को बदलता था तो हर दफा जो यहाँ पे जो फोटॉन निकलते थे वो फोटॉन की वेवलेंथ अलग होती थी। अब वेवलेंथ अलग होती थी, एनर्जी अलग होती थी, फ्रीक्वेंसी अलग होती थी, लेकिन उसको एग्जैक्ट पैटर्न समझ नहीं था आ रहा। रोटचन को एग्जैक्ट पैटर्न समझ नहीं था आ रहा। एक्सरे ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ आर ऑब्जर्व, मुख्तलिफ वेवलेंथ उसको मिली, चूंकि उसने जब मेटल बदला, जब ये मेटल बदलता था तो मुख्तलिफ वेवलेंथ मतलब वो अलग अलग वेवलेंथ की उसके पास एक्सरेज आती थी, लेकिन उसको एग्जैक्ट पैटर्न समझ नहीं आ रहा था कि इसका मतलब क्या है। अच्छा, उसी दौरान ना उसके चंद सालों के बाद बार्कला आया, उसने 1909 के अंदर उसने भी एक्सरे को स्टडी किया और उसने के सीरीज और एल सीरीज को मजीद डीपली स्टडी किया।
लेकिन स्टडी करने के बाद उसने हमें कोई भी रिलेशनशिप नहीं दिया, उसने कोई भी हमें रिलेशनशिप नहीं बताया, नो रिलेशनशिप बिटवीन द एक्स-रेज एंड द एटॉमिक नंबर। लेकिन ये बात हमें बाद में मोजले ने बताई, और मोजले का यही मेन रूल है। मोजले ने हमें एटॉमिक नंबर और हमारे पास एक्स-रेज के साथ उसने जोड़ दिया एटॉमिक नंबर को। अच्छा, वो भी बात करते हैं। आपको बातें समझ आ रही है कि सबसे पहले रोटशन ने काम किया, बार्कले आया, फिर बोहर मॉडल आया। बोहर 1913 में आया और मोजले का ला भी 1913 में आया, लेकिन ऑलमोस्ट ये 8 जून को आया था। 8 जून को ये पहले आया था, और वो आपके पास नवंबर या दिसंबर में आया था। इसका मतलब ये पहले आया, और इसके मॉडल को भी देखने के बाद मोजले ने अपनी बातें स्टार्ट की। मोजले ने इसको बुनियाद बनाया, बोहर का मॉडल देखा, देन फिर मोजले ने अपने ला के ऊपर बातें की और कई काम किए। अब इसको समझते हैं, फिर मोजले की कहानी को समझते हैं कि मोजले ने कैसे अपना ला पेश कर दिया। चलो स्टार्ट करते हैं। बोहर ने क्या कहा था? बोहर ने कहा था हर एटम के अंदर एक एटम के अंदर डिफरेंट एनर्जी लेवल्स होते हैं, डिफरेंट ऑर्बिट्स होते हैं। इन ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेट्स सपोज ये इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है, एंड सो ऑन। लेट्स सपोज यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है, और सॉरी ये सब इलेक्ट्रॉन्स है सारे। उसने कहा था हर ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स होती है, हर ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम फिक्स होता है। लेट्स सपोज मिसाल के तौर पे अगर आपका एक इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी ऑर्बिट से जंप करके लो एनर्जी ऑर्बिट में यहाँ पे आता है, क्योंकि वो एनर्जी हाई से लो में आ रहा है, तो यहां से वो एनर्जी का पैकेट फोटॉन को एमिट करेगा। अच्छा, अगर ये ना यहाँ पे एनर्जी रिलीज हो जाती है। अच्छा, दूसरी बात समझे, अगर यहां से इलेक्ट्रॉन लेट्स सपोज लो एनर्जी से हाई एनर्जी में जाता है ना, तो यहाँ पे एनर्जी क्या होगी? इब्जार्ब होगी। एनर्जी क्या होती है बच्चों? अब्जॉर्ब होती है। इसका मतलब ये बोहर की बात है। बोहर ने अपने मॉडल में यही कहा था ना उसके पास्टुलेट में, अगर हाई एनर्जी ऑर्बिट से लो में जाएगा तो एनर्जी एमिट होती है, लो से हाई में जाएगा एनर्जी देनी पड़ेगी। सो ये बातें सारी इसके बारे में बोहर। मैं ना आपको ये के सीरीज, एल सीरीज और इसकी डिफरेंट वेवलेंथ के पैटर्न को समझाने के लिए ना ये थोड़ी सी बातों को अटैच करने जा रहा हूं। जरा समझे, ये न्यूक्लियस पे चार्ज कौन सा है? प्लस वाला। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कौन सा है? नेगेटिव वाला। ये प्लस चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, और जब अपोजिट चार्जेस आपस में करीब करीब आते हैं तो देयर विल बी अट्रैक्शन। जहां अट्रैक्शन होती है तो वहां एनर्जी का लॉस होता है, एनर्जी रिलीज हो जाती है। वेयर देयर इज अट्रैक्शन देयर इज रिलीज ऑफ एनर्जी। जितनी ज्यादा अट्रैक्शन उतनी एनर्जी रिलीज, जितनी ज्यादा अट्रैक्शन उतनी एनर्जी रिलीज होती है। सो एक काम करते हैं, अगर आप ये एटम को बदलेंगे तो उसके एटम के अंदर प्रोटॉन की तादाद बदलेगी, मतलब न्यूक्लियस के अंदर प्लस चार्ज बदलेगा, एटॉमिक नंबर बदलेगा, उसके अंदर प्रोटॉन की तादाद, जब प्रोटॉन की तादाद बदलेगी, इलेक्ट्रॉन तो वही है ना। तो अगर आपने प्रोटॉन हैवी रखे हुए हैं, मतलब ज्यादा, आपने हैवी मेटल रखा हुआ है, हैवी मेटल का मतलब है प्रोटॉन की तादाद ज्यादा है। जब प्रोटॉन की तादाद ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन के साथ उसकी अट्रैक्शन भी ज्यादा होगी, तो एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी। और हम सारे जानते हैं कि एनर्जी का वेवलेंथ के साथ इनवर्स रिलेशन है। जब आप प्रोटॉन हैवी यूज करते हैं तो एनर्जी ज्यादा है तो उसकी वेवलेंथ कम हो जाती है। यही बात हमारे पास समझ नहीं आ रही, यही बात विलियम रोटशन को समझ नहीं आ रही थी कि एक्स-रेज के अंदर डिफरेंट वेवलेंथ आ रही है, लेकिन इसका पैटर्न समझ नहीं आ रहा। और यही पैटर्न था जो बाद में इन सारी बातों को जोड़ा मोजले को समझ आ गया। अच्छा, एक बात हो, आप सेंटर में जितना हैवी मेटल, जितना न्यूक्लियस का नंबर ज्यादा होगा, लेट्स सपोज जितना आप हैवी मेटल यूज करेंगे तो प्रोटॉन की तादाद बदलेगी, ज्यादा होगी ना। जितनी प्रोटॉन की तादाद ज्यादा होगी उतनी न्यूक्लियस और उस इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन ज्यादा होगी। जब उसकी अट्रैक्शन ज्यादा होगी तो उस केस में जो एनर्जी के फोटॉन्स निकलते हैं उनकी एनर्जी ज्यादा होगी। जब उनकी एनर्जी डेफिनेटली ज्यादा होगी तो फिर आपके साथ सारी बातें इस तरह की सारी बातें चलेगी। अच्छा, एक बात हो, जब आपके पास यही सारी बातों को करने के बाद हमें समझ आए कि के सीरीज की एनर्जी ज्यादा है और एल सीरीज की एनर्जी कम है। के सीरीज की एनर्जी ज्यादा है, इनकी एनर्जी ज्यादा है, एल सीरीज एज कंपेयर टू एल सीरीज की इनकी एनर्जी कम है। अगर इसकी एनर्जी ज्यादा है तो इसकी वेवलेंथ कम हो जाती है, और अगर इसकी एनर्जी कम है इसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है। ये सारे पैटर्न थे, ये सारी बातें हैं जो हमें समझ आने चाहिए। ओके, अच्छा, इसके बाद मोजले ने क्या किया? मोजले ने स्टडी किया एक्स-रेज को प्रोड्यूस फ्रॉम 38 डिफरेंट एलिमेंट, 38 एलिमेंट बदले मोजले ने यहाँ पे एक्स-रेज प्रोड्यूस करते वक्त यहाँ पे उसने जो मेटल बदला 38 बदले, बार एल्यूमिनियम से लेके गोल्ड तक 38 बदले। उसने क्या देखा क्या बातें उसने ऑब्जर्व की? अच्छा, एक बात सुनो, उसने ना 38 एलिमेंट को जब बदला तो बदलने के बाद उसने उसका ग्राफ बनाया। अब ग्राफ के अंदर उसने उसको एटॉमिक नंबर को रखा एक्स एक्सिस के ऊपर और फ्रीक्वेंसी का अंडर रूट रख लिया उसने वाई एक्सिस के ऊपर। ये सारी बातें कहां से आई वो भी सुनो। जब ये रेडिएशंस पैदा हुई ना, इन रेडिएशंस को पैदा होने के बाद उसने इनकी वेवलेंथ को पहले ना
वेवलेंथ को पहले ना फाइंड किया। कैसे फाइंड किया? उसने ना ब्रैग्स डायफ्रैक्शन क्रिस्टल मेथड उसने ब्रैग डायफ्रैक्शन क्रिस्टल मेथड को यूज करके वेवलेंथ फाइंड की। किसकी वेवलेंथ फाइंड की? वो एक्सरेज की वेवलेंथ फाइंड की जो एक्सरेज पैदा होती हैं 38 डिफरेंट एटम्स के साथ। अच्छा, अब जब उसने वेवलेंथ फाइंड कर ली, हम जानते हैं कि न्यू फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी ओवर लैम्डा। अगर आप सी की वैल्यू पुट कर दें, वेवलेंथ की वैल्यू पुट कर दें, तो आपके पास फ्रीक्वेंसी आ सकती है। इसका मतलब ये हुआ जब मोज़ले को ना 38 एलिमेंट की वेवलेंथ भी पता थी और 38 एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी भी पता थी। अब उसने चूंकि वेवलेंथ फाइंड कर ली, देन इसका मतलब उसने फ्रीक्वेंसी भी फाइंड कर ली। इसी तरह उसने फ्रीक्वेंसी का और एटॉमिक नंबर का आपस में ग्राफ बनाया। अब जब ग्राफ बनाया ना, तो उसको एक स्ट्रेट लाइन मिली। इसका मतलब है कि उसको एक मिली स्ट्रेट लाइन मिली, ऐसी स्ट्रेट लाइन जिसकी पॉजिटिव स्लोप होती है, विद पॉजिटिव स्लोप मिली। ये बातें काबिल गौर है। अब स्ट्रेट लाइन इस बात की इंडिकेशन है कि जो फ्रीक्वेंसी का अंडर रूट होता है वो एटॉमिक नंबर के साथ डायरेक्ट रिलेशन में आता है। इसका मतलब है स्ट्रेट लाइन इस बात की इंडिकेशन है कि देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन अंडर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड एटॉमिक नंबर। इसका मतलब है देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशन। ये मैथ वाले बताते हैं कि अगर आपके पास स्ट्रेट लाइन आती है तो डायरेक्ट रिलेशन बनता है। सो ये सारी बातें। अच्छा, एक बात और करते हैं। मोज़ले ने क्या किया? मोज़ले ने यहां पे एटॉमिक नंबर के साथ फ्रीक्वेंसी के अंडर रूट के साथ सबसे पहले ग्राफ ये नहीं बना, उसने पहले ग्राफ बनाया एटॉमिक मास के साथ और फ्रीक्वेंसी के साथ। जब एटॉमिक मास और फ्रीक्वेंसी के अंडर रूट के साथ उसने ग्राफ बनाया तो उसको ग्राफ मिला इर्रेगुलर सा। उसको ग्राफ कौन सा मिला? इर्रेगुलर सा ग्राफ मिला। अब जब उसको ग्राफ इर्रेगुलर मिला ना, इसका मतलब ये समझ आ गया कि जो मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल था उसमें भी एलिमेंट्स कुछ इर्रेगुलर से अरेंज हुए हुए। ये भी आपको पैटर्न इर्रेगुलर सा समझ आ रहा है। उसने भी क्या किया? उसने एटॉमिक मास को निकाल के एटॉमिक नंबर रख दिया। क्यों रखा? क्योंकि उसको पता था कि जितनी दफा भी हम एटम को बदलते हैं उसके प्रोटॉन की तादाद बदलती है। एटम देखिए ना, आपके पास एक एटम है, मतलब उसके अंदर प्रोटॉन 13 है, आपने बाद में एटम बदला, उसमें प्रोटॉन 14 हो गए, तो प्रोटॉन की तादाद बदल रही, मास बढ़ता है नो डाउट, लेकिन प्रोटॉन की तादाद भी तो बढ़ती है ना। उसने ये भी देखा था कि जो एनर्जी रिलीज होती है, जो वेवलेंथ बदलती है, जो फ्रीक्वेंसी बदलती है, इन सब का ताल्लुक तो प्रोटॉन की तादाद के साथ बनता है। अब ये सारी बातें उसके दिमाग में घूम रही है। उसने भी एटॉमिक मास को निकाला, उसने एटॉमिक नंबर के साथ ये ग्राफ बनाया। अब जब एटॉमिक नंबर से ग्राफ बनाया तो आपको स्ट्रेट लाइन मिली। अच्छा, आपको क्या लगता है कि उसने ये फ्रीक्वेंसी के अंडर रूट के साथ जाते ही पहले ग्राफ बनाया? नहीं, कई एक्सपेरिमेंट किए ना। जब कई एक्सपेरिमेंट किए तो उसने फ्रीक्वेंसी के साथ भी ग्राफ बनाया, तो फ्रीक्वेंसी से ग्राफ भी कुछ इरेगुलर सा ही बना। फिर उसको समझ आई कि अगर मैं रेगुलरिटी चाहता हूं तो रेगुलरिटी के लिए मुझे अंडर रूट लेना पड़ेगा। उसने जब अंडर रूट लिया तो फिर ये किया, तो देन उसका ग्राफ एग्जैक्ट बना और वो स्ट्रेट लाइन बना। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, तो वो एक सीधी लाइन में अरेंज होते हैं, तो वो परफेक्टली अलाइन हो जाते हैं। लेकिन अगर हम एलिमेंट्स को एटॉमिक मास की बुनियाद पर अरेंज करते हैं तो वो परफेक्टली लाइन नहीं होते, उनकी प्रॉपर्टीज को और उनकी नेचर को एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। यही से उसने कहा था कि ये अपना लॉ पेश किया, स्क्वायर रूट ऑफ द फ्रीक्वेंसी, मतलब फ्रीक्वेंसी तो ये है, फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर रूट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक नंबर। दिस इज द मोज़ले लॉ। यही मोज़ले का लॉ था, ये मोज़ले का लॉ था। ऐसा मैं इसको यहां से हम निकालते हैं फ्रीक्वेंसी का अंडर रूट। फ्रीक्वेंसी का अंडर रूट इज इक्वल टू ए भी कांस्टेंट लगाया था इनटू जेड माइनस बी भी कांस्टेंट लगाया, और साथ में ना यहाँ पे हम लिख देते हैं कि ए की वैल्यू बनती है 4.97, 10 की पावर बनेगी 7 और हर्ट्ज और 1/2, और बी की पावर हम बनाते हैं 1। और ये हम बातें करते हैं के सीरीज के बारे में, के अल्फा के बारे में मोस्टली बातें करते हैं। अगर आप के अल्फा लाइन को स्टडी करते हैं तो ये बातें करते हैं, और इस तरह ये हम कांस्टेंट लगाते हैं। अच्छा, ये सारी बातें मोज़ले ने बता दी। अब मोज़ले जो है उसको समझ आ गई कि मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स को अरेंज किया था उसमें जो हमें खामियां नजर आई, जो कमी नजर आई, वो ये थी कि वहां पे एटॉमिक मास को बुनियाद बना के एलिमेंट्स को अरेंज किया गया। उसने सोचा क्यों ना अगर हम एटॉमिक नंबर को अरेंज इसकी बुनियाद पे एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं तो उसकी एलिमेंट्स की नेचर और प्रॉपर्टीज अच्छे से एक्सप्लेन हो सकती है। उसने फिर कहा कि एटॉमिक नंबर इज मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी देन एटॉमिक मास। We can express easily the nature and the properties of the elements based on their atomic number, not on their atomic mass. हम एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक नंबर की बुनियाद पे आसानी के साथ उनकी नेचर और प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर सकते हैं और तरतीब दे सकते हैं, लेकिन एटॉमिक मास की बुनियाद पे वो बातें नहीं हो सकती। उसने कहा था एटॉमिक नंबर इज मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी एज कंपेयर टू एटॉमिक मास।
ये मोर फंडामेंटल है एज कम्पेयर टू, तो इसकी बुनियाद पे अगर हम एलिमेंट्स को अरेंज करें तो उनकी सारी बातें ठीक हो सकती हैं एज कम्पेयर टू इरेगुलरिटी। अब उसने फिर बाद में क्या किया, जो मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल दिया था ना, उसका एक लॉ था, मेंडलीव पीरियोडिक लॉ, प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक मैसेज। लेकिन इसने क्या कहा था, प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक नंबर। तो ये उसने मोज़ले ने बाद में चेंज कर दिया, फिर बाद में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आया था और उसका लॉ क्या था, प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक नंबर। लाइट चली गई। अब आप लोगों को लेक्चर समझ आ गया होगा, बाकी बात इंशाल्लाह फिर करते हैं। आपने बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।